Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about the drive performance. अब हमने एक चीज़ का डिफरेंस अभी तक नहीं समझा कि डिस्क और ड्राइव में क्या फ़र्क है। तो जो डिस्क है इस पे एक्चुअल डाटा स्टोर होता है। ये जो डिस्क जिस चीज़ के अंदर प्ले होती है मेन जो इसको पूरा कंट्रोल करती है इसको हम ड्राइव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है कि CD ड्राइव है, DVD ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो ड्राइव जो है वो एक्चुअली डिस्क को कंट्रोल करती है कि डाटे पे जो भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं थ्रू ड्राइव होने हैं। अब अगर हमारे पास कोई एक डिस्क है जिसके ऊपर हम अपने डाटे को रीड या राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। तो जो फर्स्ट है इसको हम कहते हैं कि एवरेज एक्सेस टाइम कितना है। एवरेज एक्सेस टाइम से ये मुराद है कि अगर हम अपने डाटे को, हमारा डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर है, इस डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारी जो डिस्क है इसकी जो मूवमेंट है, चूँकि ये रोटेट कर रही होती है तो इस पे डिपेंड करती है कि इसकी रोटेशन स्पीड कितनी है। तो जितनी ज़्यादा फास्ट ये हमारी डिस्क जो है वो रोटेट करेगी उतनी हमारी जो एक्सेस टाइम है उतना कम होगा, और जितना एक्सेस टाइम कम होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। लेकिन इससे के अलावा एक और चीज़ पे भी ये डिपेंड करती है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल डिस्क जो है वो रोटेट होकर हमारे सामने आ गई है कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, तो इसमें किस जगह के ऊपर लाई कर रहा है उसके लिए हमारा जो आर्म है जो जिसके साथ हेड अटैच है उसको मूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि दो तरह की जो हमारे पास मूवमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि एक तो इसकी जो रेवोल्यूशन है पर मिनट इस हिसाब से कितनी है, और दूसरा उस जब हमने ट्रैक को एक्सेस करना है तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। अब जो एवरेज एक्सेस टाइम है ये हम कहते हैं कि अगर हमारा जो डिज़ायर्ड डाटा है इसको फाइंड करने के लिए कि हमने अगर डाटा सेव हुआ है उसको रिट्रीव करना है या न्यू लोकेशन है जिसके ऊपर डाटा स्टोर करना है, तो डिज़ायर जो हमारे लोकेशन पॉइंट है उस तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। जनरल इसकी मेजरमेंट है ये इन मिली सेकेंड्स हैं। जितनी अच्छी डिस्क होगी उतना उसका ये जो टाइम है ये कम लगेगा, जितना टाइम कम लगेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। तो जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव हैं इसका जो टाइम है ये बिटवीन 6 to 12 मिली सेकेंड होता है। लेकिन जो हमारी जो CDs वगैरह हैं, मेन जो CD ड्राइव के अंदर हम CDs या DVDs हैं इसमें डाटा एक्सेस करते हैं, उसकी जो रेंज है वो 80 से 800 मिली सेकेंड तक हो सकती है। अब ये एक था कि हम अपने डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो कितना लगेगा। अब हम उस लोकेशन तक पहुंच गए हैं। अब जब हम उस लोकेशन तक गए हैं तो वहाँ से डाटे को हमने रीड या राइट करना है। अब रीड या राइट करने की अपनी एक स्पीड होती है, ये मीडिया के लिहाज से वेरी करती है। फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक मीडिया है या ऑप्टिकल मीडिया है या हमारे पास सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं इनकी डिफरेंस होगी। सबसे ज़्यादा जो स्पीड है हमारे पास जिसके ऊपर हम अपने डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं स्पीड से, ये हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की आती है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट में हम कहते हैं कि हमारा जिस फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं कि कितनी तेज़ी से हम डाटे को रीड या राइट कर सकते हैं, इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ इन बाइट्स पर सेकंड के अंदर है या बिट्स पर सेकंड के अंदर है। बी अगर स्मॉल होगा तो हम कहेंगे बिट्स के अंदर है, अगर हमारे पास ये कैपिटल इसकी यूनिट लिखी होगी तो हम कहेंगे बाइट्स के अंदर है। अब ये जो हार्ड डिस्क हैं जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं इसकी जो रेंज है ये 15 से 160 मेगा बाइट्स पर सेकंड के अंदर है, जबकि जो हमारे CD रोम्स हैं इनके अंदर ये हमारे पास डिपेंड करती है। जो CD रोम्स हैं इसके साथ एक फैक्टर एक्स होता है कि इसकी जो स्पीड है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हमारी जो CD है अगर इसके ऊपर लिखा है 24x का तो इसका मतलब है इसकी जो स्टैंडर्ड स्पीड है 150 किलो बाइट्स पर सेकंड है, इसको 24 से हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 10 है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये हमारे पास 30 होगा तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फ्लॉपी डिस्क थी उसका जो रेट था दैट वाज 45 किलो बाइट्स पर सेकंड था हमारे पास। अब इससे क्या अफेक्ट क्या पड़ता है, जितनी हमारी ये स्पीड फास्ट होगी उतनी जल्दी से हमारा जो डाटा है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जो ट्रांसफ़र रेट है इसको मेजर करते हैं हम पर सेकंड के अंदर। अगर हमारा जो रेट है वो 5 मेगा बाइट्स जो हैं वो 0.25 सेकंड के अंदर जा रही हैं तो इट मीन्स इसका जो पर सेकंड रेट बनेगा इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमारा ये 5 × 4 20, तो 20 जो है हमारे पास मेगा बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से इसका रेट होएगा। इसके अलावा हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई डिस्क है तो हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो हमारी डिस्क है इस पर डाटा रीड या राइट या जितने भी ऑपरेशन हैंडल करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का जो काम ये होता है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं इनको मैनेज करना, इसके अलावा इनकी आपस में कम्युनिकेशन कराना, हमारा डाटा जो स्टोरेज है वो एफिशिएंट कराना, यूज़र की जो यूज़र इंटरफेस है इसको प्रोवाइड करना। तो डिस्क ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि जो डिस्क की मेंटेनेंस है ये हमारा जो है एक रूटीन टास्क है। अब ऑप्टिमाइजेशन को जो हमें जो मंथली तौर पे इसको रन करना चाहिए ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क वगैरह है या स्टोरेज डिवाइस है इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है ये हो सके और ये बेटर परफॉर्मेंस दे सके। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने क्या क्या काम करने होते हैं, तो हमने ये करना होता है कि अगर हमारे अननेसेसरी फाइल्स हैं, जैसे हमारे बहुत सारी जो टेम्प फाइल होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इनको हमने डिलीट करना होता है। टेम्परेरी फाइल्स बेसिकली हमारे काम के लिए नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर पावर ऑफ होगी, अगर हम किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे थे तो जितना काम हुआ था वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी जो टेम्प फाइल हैं इनको ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता, बल्कि ये यूज़र को खुद से डिलीट करनी पड़ती है। अब टेम्प फाइल डिलीट करने से हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बच जाती है। अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पास टेम्प फाइल हैं, तो जो हमारे पास फाइल है .tmp के एक्सटेंशन के साथ, तो उससे हमारे पास पता चलता है कि ये टेम्परेरी फाइल है। अब कंप्यूटर जिस भी चीज़ को स्टोर करता है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसको हम फाइल कहते हैं। तो जो ऐसी फाइल जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .tmp होगी उसको हम कहेंगे ये टेम्परेरी फाइल है। इसके अलावा फाइल्स के अलावा भी हम अपनी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हमने यूज़ नहीं करना उसको हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर हमने किए जिनका 1 टाइम या 2 टाइम यूज़ था, बाद में उनका यूज़ नहीं है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को भी हम अनइंस्टॉल कर देंगे ताकि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज़ हों। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसी फाइल्स हैं जो बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, ऐसा डाटा है जो अब हमारे इस्तेमाल का नहीं है, एब्सोल्यूट डाटा है हमारे पास, तो अगर हमारे पास ऐसा बहुत पुराना डाटा है तो इस डाटे को हम डिलीट कर देंगे। अब ये जो फाइल की डिलीशन प्रोसेस है, जब भी हमें टाइम मिले तो इनको हम वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर हमें इसको डिलीट कर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास है डिस्क को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क को हम जो है वो स्कैन करते हैं एरर्स के लिए कि अगर डिस्क के अंदर एरर आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर बैड सेक्टर आ गया है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बैड सेक्टर हो उन जगहों पे हम अपना डाटा सेव नहीं करेंगे। उसको हम जो अच्छी लोकेशन है जिसको हम गुड स्पॉट कहते हैं उस जगह से पे अपने डाटे को स्टोर कर लेंगे। तो हम अपने जो भी हार्ड डिस्क है या हमारा स्टोरेज मीडियम है इसमें से जो बैड स्पॉट्स हैं इनको हम फाइंड करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको फिक्स करने के लिए हम जो गुड स्पॉट है वहाँ पे डाटा मूव कर देते हैं और जो बैड स्पॉट होते हैं इनको हम फर्दर यूज़ नहीं करते, उनको हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे हमने फर्दर डाटे को स्टोर नहीं करना। अब ये जो स्कैनिंग है जनरली रिकमेंड ये किया जाता है कि मंथली बेस पे इसकी स्कैनिंग की जाए कि अगर इसके अंदर कोई बैड सेक्टर मौजूद है तो हम अपने डाटे को वहाँ से किसी और लोकेशन के ऊपर मूव कर सकें। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डीफ्रैगमेंट, कि डिस्क को जो है जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो ये हमारी हार्ड डिस्क के किसी भी एक एरिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि इस एरिया के ऊपर हमारे पास जो है वो सेव हो गई है। अब विद पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि हमने अपनी इस फाइल को एडिट किया, इसके अंदर नया डाटा जो है वो ऐड कर दिया। एक वर्ड की आपकी असाइनमेंट थी, आपने असाइनमेंट बनाई, पहले दिन 1 पेज ऐड किया, दूसरे दिन आपने इसके साथ 10 पेज और ऐड कर दिए, फिर फर्दर आपने 10 पेज और ऐड कर दिए। अब ये होगा कुछ डाटा आपका इस जगह पे स्टोर है, 10 पेज इस जगह पे स्टोर हैं, 10 पेज जो हैं वो इस जगह पे स्टोर हैं। इससे हमारी जो डिस्क है ये फ्रेगमेंट हो जाती है, मीन एक ही फाइल जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर पड़ी हुई है। अब इसका एफिशिएंट तरीकाकार ये है कि ये जितनी भी फाइल डिफरेंट लोकेशन के ऊपर पड़ी हैं इस तमाम को कंबाइन किया जाए और एक ही जगह के ऊपर जितना भी आपका डाटा है इकट्ठा इसको स्टोर कर लिया जाए। इसको हम कहते हैं डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना। तो डीफ्रैगमेंट के अंदर जितने भी हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये हिस्से होते हैं, इनको हम मिला के इकट्ठा करके एक जगह के ऊपर स्टोर कर देते हैं। ये भी जनरली रिकमेंड किया जाता है कि मंथली जो है इसको हम अपने डिस्क को डीफ्रैगमेंट करें ताकि जो फाइल डिफरेंट जगहों के ऊपर स्टोर हैं, एक ही फाइल डिफरेंट जगहों पे स्टोर है तो वो एक जगह के ऊपर स्टोर हो जाए ताकि हमारी जो स्टोरेज है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये हमें स्क्रीन पे दिखाया गया है कि अगर हमारी सी ड्राइव है हमने इसको डीफ्रैगमेंट कर दी है, जबकि जी ड्राइव जो है इसको डीफ्रैगमेंट नहीं किया, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है ये 50% हमें फ्री कैपेसिटी दे रहा है। जबकि दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क है
इसको अभी तक हमने डीफ्रैगमेंट नहीं किया, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कम रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह भी बेहतर बना सकते हैं कि जो भी हमने अपनी फ़ाइल स्टोर की हुई है, अगर हमारी जो फाइल है इसमें डाटा हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का ये मतलब होता है कि हम अपने डाटे की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको श्रिंक कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो डाटा है वो डिस्क के ऊपर कम स्पेस लेता है। तो इसके लिए हम अपनी जो फाइल है इसके साइज़ को कंप्रेस करते हैं। इससे जो टोटल हमारी जो कैपेसिटी है वो कम यूज़ होती है और इससे हमारी डिस्क की जो परफॉर्मेंस है ये बेहतर होती है। इसके लिए डिफरेंट टूल हैं, PK ज़िप है, WinZip है, WinRAR है। इनकी मदद से हम अपनी जो फाइल्स हैं उनको कंप्रेस करके अपने कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हमने अपनी स्पेस बचानी है तो ये होगा जब भी हमने अपनी फ़ाइल को एक्सेस करना है तो हमें दोबारा से उसको जो कंप्रेशन फॉर्म से दोबारा ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा। ये दिखाया गया कि टूल्स की मदद से अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज़ जो है वो कितना रह जाता है। इसके बाद हमारे पास है कि जो भी हमारे पास डिवाइस है, ये फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क है, तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस तरह से अटैच होती है। किसी भी चीज़ को हम किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे हम काम ले सकते हैं या कनेक्शन बना सकते हैं, तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस के लिए हम कहते हैं कि डिवाइस जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है। अब जब डिवाइस को कनेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसमें से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो भी डिवाइस होती है, इस डिवाइस के साथ फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, हर डिवाइस के साथ कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर ये करता है कि हमारे डाटे को मूव करता है फ्रॉम द डिवाइस टू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम से डिवाइस की तरफ मूव करता है। अब इसका जो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रांसफ़र डाटे का रेट है ये कितना होगा और इसका एक्सेस टाइम जो है वो कितना होगा। अब ये जो इंटरफेस है इसके अंदर डिफरेंट तरह के हमारे पास इंटरफेस हैं। जो फर्स्ट इंटरफेस है इसको हम कहते हैं EIDE। फर्स्ट पे हमारे पास सिर्फ सिंपल इंटरफेस होता था, उसको हम कहते थे IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो बेटर वर्जन आया है इसको हम कहते हैं इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। EIDE हमारे पास ये इंटरफेस है। जेनेरिक तरह में बहुत सारे जो ड्राइव कंट्रोलर है उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको फास्ट IDE भी कहते हैं। इसी तरह इसका जो दूसरा नाम है वो ATA है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट भी इसका नाम है। अब ये जो हमारा कंट्रोलर है ये कितनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, तो ये जो है वो 2 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटरफेस है इसको हम कहते हैं SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब इंटरफेस का काम ये है कि हमारी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना। अब इसके लिए डिफरेंट तरह के इंटरफेस हैं और उसमें से दूसरा इंटरफेस है इसको हम कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। डिफरेंट वेंडर्स ने डिफरेंट तरह के जो इंटरफेस हैं ये इन्वेंट किए होते हैं। इसका जो डाटा रेट है ये हायर होता है। हमारा जो EIDE इंटरफेस है उसकी निस्बत इसका डाटा रेट या ट्रांसफ़र रेट जो है वो हायर है। अब इसमें जो कंट्रोलर है वो कितनी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, तो मोर देन 40 जो डिवाइसेस हैं पर SCSI कंट्रोलर जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। इसके डिफरेंट जो वर्जन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है कि एक जो हमारा फॉर एग्जाम्पल वर्जन 1.0 है वो 2.0 है इसके साथ कंपैटिबल नहीं होता। इसका जो इंटरफेस है ये मोस्टली हमारे जो सर्वर कंप्यूटर हैं या वर्क स्टेशन हैं जिनसे हम हैवी किस्म के काम लेते हैं उसके साथ हम इसको SCSI इंटरफेस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल अटैचमेंट करने के लिए भी डिफरेंट तरह के इंटरफेस अवेलेबल हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करते हैं। इसमें हमारे पास USB इंटरफेस है और फायरवायर है। अगर हमने लिमिटेड जो रेट तक डाटा को ट्रांसफ़र करना है और डिवाइस को आउटसाइड अटैच करना है तो इसके लिए USB या फायरवायर इंटरफेस को यूज़ किया जाता है।